सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर मेंस। तो ये जो हमारा करंट अफेयर का सीरीज है, जो प्रीलिम्स कम मेंस का, उसका ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें कि हम 30 मिनट्स में अगले 5 करंट अफेयर देखेंगे जो कि बहुत ही रिलेवेंट है। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, झारखंड पीएससी, या किसी भी एग्जाम को, इनफैक्ट फॉर द नॉर्मल पर्पस ऑल्सो, इफ समबडी फॉर द जनरल क्यूरियोसिटी वांट टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, तो उनके लिए भी उतना ही सिग्निफिकेंट है ये। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन द टॉपिक। एंड जो 5 टॉपिक हमारा है वो है कुछ इस प्रकार कि पहला है हमारा पर्सनल राइट्स, दूसरा है हमारा वक्त बिल, तीसरा हमारा है आपका और रिवीजन जो किया गया है जीडीपी में और सीपीआई में। उसके बाद चौथा हमारा है कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, एंड द लास्ट वन इट इज डिलिमिटेशन। सो ये सारे इतने न्यूज में हैं कि हेयर एंड देयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं और पूछे ही जाएंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन द टॉपिक। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनालिटी राइट। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है पर्सनालिटी राइट, तो कोई भी एक पर्सनालिटी होगा, उनकी राइट के बारे में बात कर रही होगी। जैसे मैं एक पर्सन हूँ, तो मेरे पर्सनालिटी का जो राइट है वो मेरे पास होना चाहिए, ना किसी और के पास। फॉर इंस्टेंस, फॉर जनरल पर्पस, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अमिताभ बच्चन। सो ही इज अ पर्सनालिटी, ही इज अ पर्सन, एंड ही इज हैविंग सम पर्सनालिटी। उनके पर्सनालिटी में क्या 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 है? चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, ठीक है, उनके वॉइस का टोन। सो दीज ऑल कम्स अंडर ए पर्सन्स पर्सनालिटी। ठीक है, और उसका जो राइट होता है वो प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। तो किसी भी पर्सन के, उनकी जो पर्सनालिटी है उसके राइट उसके पास होने चाहिए, ना कि किसी और के पास होने चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि कंट्रोल करना, अनप्रोटेक्ट करना ए पर्सन्स राइट एंड कमर्शियल यूज ऑफ आइडेंटिटी। तो जो अमिताभ बच्चन जी का, उनका जो पर्सन है, उनके पर्सनल राइट को प्रोटेक्ट करना, उनके कमर्शियल यूज को मिसयूज ना करना, इसलिए उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। टू एसो एज टू इंश्योर प्रोटेक्ट्स डिग्निटी, ऑटोनॉमी एंड कमर्शियल इंटरेस्ट। तो जब उनकी जो दुकान ही ऐसे चल रही है, वही उनका काम ही है, अगर वो लोग कॉपी कर लेंगे तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा? उनकी ऑटोनॉमी भी हर्ट हो जाएगी और उनकी डिग्निटी जो है वो भी हट जाएगी, जो लोग मिसयूज भी कर लेते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट ऑटोनॉमी, डिग्निटी एंड कमर्शियल इंटरेस्ट किसी भी पर्सन की। ठीक है, नॉर्मल पर्सन और फॉर एनी हाई फाई पर्सन, करेक्ट? So it can be, it can be anything. So what are the components of personality rights? तो पहला component तो है कि एक पर्सन राइट ऑफ पब्लिसिटी, जो हमारी कुछ पर्सनालिटी है उनको पब्लिश करना है, उसका राइट। तो अनऑथराइज कमर्शियल यूज नहीं करना होता है, टॉर्ट नहीं करना होता है, प्रिवेंट करना होता है, प्रिवेंटिंग पासिंग ऑफ एंड प्रिवेंटिंग मिसयूज। तो उनका मिसयूज, जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि सलमान खान की फोटो किसी जिम के आगे लगा रहता है, तो वो प्रिवेंट करना है उसको मिस अप्रोप्रिएशन, या फिर कहीं फोटो फाड़ दी जाती है, जला दी जाती है। सो दिस आर थिंग्स इट शुड नॉट बी देयर। एंड राइट टू प्राइवेसी भी तो होती है, जो उनकी अपनी खुद की जो राइट है, जो पर्सन की, उनकी प्राइवेसी भी है। तो उस प्राइवेसी को मिसयूज नहीं करना है, डिस्टॉर्ट नहीं करना है, एंड पब्लिकली डिस्प्ले नहीं करना है विदाउट उनके कंसेंट के, बिकॉज ऑल दिस कम्स अंडर आर्टिकल 21, जो उनकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में आती है। जैसे रश्मिका मंदाना जी का फिर वो डीप फेक वायरल हो गया था। सो दिस थिंग्स यू शुड नॉट वायलेट समवन्स प्राइवेसी। सो द की प्रिंसिपल इज कि देयर शुड बी अ क्रिएटिव और पब्लिक इंटरेस्ट एक्सप्रेशन इन पब्लिक डोमेन। ठीक है, बट इट शुड नॉट हार्म और एक्सप्लॉइट द कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। आप पब्लिकली उसको गुड पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक कॉमेडी करते हैं, मिमिक्री करते हैं, तो वहां आप कर सकते हैं फॉर अ गुड पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, और फॉर क्रिएटिविटी के लिए, ना कि उनको कमर्शियल बेनिफिट के लिए उसको मिसयूज नहीं करना है। सो देयर शुड बी पर्सनालिटी राइट लाइक डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे क्रिएटिविटी, पैराडॉक्स, सटायर करते हैं न्यूज में, क्रिएटिव यूजेज ऑफ पब्लिक फिगर्स, ये सब को ना दोनों को बैलेंस करना होता है। ठीक है, सो नाउ विल सी कि कैसे ये इवॉल्व हुआ है इंडिया में थ्रू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। तो सबसे पहला केस जो आया था 2003 में आया था, उसमें ये बोला गया था कि एनी अटेम्प्ट टू डिप्राइव एन इंडिविजुअल ऑफ पब्लिसिटी राइट वायलेट्स द आर्टिकल 19 एंड 21। तो किसी भी आदमी, जैसे मैं,
अगर चाहूँ किसी भी आदमी का, उनका मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, किसी भी लोगों का वो मैं पब्लिकली उसको ये कर सकता हूँ, पब्लिश कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर उसको डिप्राइव करोगे आप तो वायलेशन हो जाएगा 1921 का। लेकिन रजनीकांत वर्सेस वर्षा प्रोडक्शन में ये कहा गया कि अगर अनऑथराइज यूज ऑफ सेलिब्रिटीज नेम, अगर उनका नेम हो गया, इमेज हो गया, या स्टाइल विदाउट कंसेंटिंग इज वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, आर्टिकल 21। जैसे रजनीकांत का सिगरेट पीने का स्टाइल हो गया, गमछा रखने का स्टाइल हो गया, सो दिस थिंग्स कम्स अ यूनिक फीचर, तो उसको अगर आप बिना उनके कंसेंट करते हो तो वो वायलेशन माना जाएगा। तीसरा है कि अनिल कपूर का जो केस आया था 2023 में, जो कि सिंपली लाइफ इंडिया वर्सेस अनिल कपूर का था। इसमें क्या है कि अनऑथराइज यूज ऑफ नेम इमेज, जो पहले भी था, इज पासिंग ऑफ लैंडमार्क्स ऑन डिजिटल थ्रेट लाइक डीफेक्स एंड कैच फ्रेशेस, जैसे झकास, जैसे बहुत सारे गेम्स में देखा होगा अपने, झकास ऐसे बोलते हैं, या फिर कहीं भी कोई यूज कर लेता है तो वो उसका वायलेशन माना जाएगा। उसके बाद अमिताभ बच्चन जी का केस आया था 2022 में, उसमें ये बोला गया था कि इंटरिम प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसयूज ऑफ वॉइस एंड इमेज इन लॉटरीज एंड गेम, जैसे बोलते थे ना, कोई लॉटरी अगर आपने जीता तो बोलते थे 7 करोड़, सो दोस थिंग शुड बी अवॉइडेड। अगर वैसा करते हैं आप तो उनका जो पर्सनालिटी राइट है आप उनको वायलेट कर रहे हैं। सो यू सी कि हाउ फ्रॉम द आईसीसी डेवलपमेंट केस टू द प्रेजेंट केस कितना उसमें एडिशन हुआ कि कौन कौन से आते हैं पर्सनालिटी राइट के अंदर में, ब्रॉड हो गया डेफिनेशन उनका। एंड द लास्ट वन विच हैज कम इन 2023, ऐश्वर्या राय बच्चन जो था वर्सेस aishwaryaworld.com, इसमें ये बोला गया था कि रिस्ट्रेन किया गया प्लेटफॉर्म फ्रॉम यूजिंग नेम, लाइकनेसेस, वॉइस, डिफेक्ट्स एंड एम्फेसाइज डिग्निटी एंड कमर्शियल इंटरेस्ट। तो उन सब चीजों को रिफ्रेन करना है आपको। प्लेटफॉर्म जैसे कोई ऐप हो गया, ठीक है, कोई वेबसाइट हो गया, तो उसको रिफ्रेन किया गया। सो कितना ब्रॉड डेफिनेशन लिया गया है, कैसे धीरे 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 इवॉल्व हुआ है। नाउ विल सी कि क्यों इसको हम नहीं रोक पा रहे हैं। सो देयर आर चैलेंजेस, इमर्जिंग चैलेंजेस के कारण नहीं रोक पा रहे हैं। तो पहला है कि डिजिटल मिसयूज, इसको आप रोक ही नहीं सकते। डिफेक्ट्स हो गया, चैटबॉट्स हो गया, मीम्स हो गया, कैसे रोकोगे, इतनी जल्दी वायरल हो जाते हैं, रोक ही नहीं सकते आप। दूसरा है कि कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, बिना कंसेंट के लोग यूज कर लेते हैं अलग अलग लोकेशन में, तो इतना पॉसिबल नहीं हर जगह ट्रैक करना। तीसरा है कि ये रेपुटेशन को हार्म करता है, जैसे कि फेक इंडोमेंट, डॉक्टर इमेज हो गया। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ये आया था कि जो बिहार इलेक्शन चल रहा था तो उसमें वीडियो वायरल हो रहा था कि मनोज वाजपेयी जी का एक वीडियो था जो किसी और एड रिलेटेड था, उसमें जेडीयू से, सॉरी, आरजेडी से लिंक कर दिया गया था कि ही वाज डूइंग प्रचार फॉर आरजेडी। सो दिस थिंग्स आल्सो इट इज देयर। तो उनको एक पॉलिटिक्स अननेसेसरली उनको एक लोग ये कर दिए कि भाई वो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। ना द नेक्स्ट इज कि जेंडर एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्टिफाई मिसयूज ऑफ इमेजेस, जैसे आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कैसे उसका मिसयूज किया जाता है, मॉर्फिंग कर करके। लीगल गैप्स हैं, ये भी एक चैलेंज है, जैसे कि प्रोटेक्शनल राइट्स और इंटरप्रिटेशन, लीगल इंटरप्रिटेशन बहुत ही वेग है, प्रॉपर लॉ कॉडिफिकेशन नहीं है इसका। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि साइबर क्राइम्स जो बढ़ते जा रहे हैं एंड प्लेटफॉर्म की लाइबिलिटी नहीं है, वो सेफ हार्बर यूज करके अपने आप को स्केप कर लेते हैं। बट देयर इज अ नीड टू हैव accountability of the social media platform as well, intermediaries as well. So what are the significance of right? It preserves the reputation and goodwill. Obviously किसी भी आदमी का reputation जो होता है, goodwill होता है, वो preserve करता है। डिजिटल एरा रेगुलेशन जो है बहुत सिग्निफिकेंट है, भी जरूरी है उसके लिए। कमर्शियल प्रोटेक्शन करता है, कमर्शियल राइट्स जो होता है आदमी का वो प्रोटेक्ट करता है, मतलब करना चाहिए, सिग्निफिकेंस है। लीगल एंड सोशल बैलेंस जो है बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी जाके इसको प्रॉपरली यूज किया जाता है। सो देयर इज अ एथिकल सिग्निफिकेंस आल्सो। सो क्या अब अल्टीमेटली यही मिला कि जो पर्सनालिटी राइट है वर्सेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, ताकि एक पर्सन का कमर्शियल इंटरेस्ट भी वायलेट ना हो, डिग्निटी भी वायलेट ना हो, ऑटोनॉमी भी हो उनके पास, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पर्सनालिटी राइट एंड आई होप दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द वक्त, अंडरस्टैंडिंग द वक्त बिल। वक्त बिल जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं क्या है। सो उसका जो पहला डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी एक चैरिटेबल एंडाउमेंट एस्टेब्लिश्ड अंडर द मुस्लिम लॉ एंड एस्टेब्लिशिंग फॉर मुस्लिम स्पेसिफिक पर्पस एंड पर्सनल प्रॉपर्टीज लाइक रिलीजियस एंड चैरिटेबल प्रॉपर्टीज, ऑनरशिप जो होता है उसका गॉड के पास होता है और बेनिफिशियरी जो होते हैं मल्टीपल होते हैं। सो कोई भी चीज अगर कोई एक
मुस्लिम कम्युनिटी है अगर वो डोनेट कर देती है किसी भी रिलीजियस, मतलब खासकर मुस्लिम रिलीजन के प्रति, या जो उनका वक्त होता है उसको डोनेट कर दिया अगर कोई भी प्रॉपर्टी, तो वो अब वो वक्त प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। उसका यूज बहुत सारे बेनिफिशियरी कर सकता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी का ओनरशिप होगा वो गॉड पे होगा। और फॉर्मेशन कैसे होता है कि इट कैन बी थ्रू लाइक डीड के थ्रू हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो सकता है, वो ओरली आपने बोल दिया कि भाई अब चल यू, मैंने दे दिया उसको, या फिर वक्त बाय यूज भी हो सकता है, रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस फॉर लॉन्ग पीरियड, जो वक्त बाय यूज बोलते हैं, तब भी उसको माना जाएगा। अब वंस डिक्लेयर्स अ वक्त, इट कैरेक्टर चेंजेस फॉरएवर एंड कैन नॉट बी रिवर्स। एक बार आपने वक्त कंफर्म कर दिया उसको, फिर चेंज नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो द ऑर्डिनल गवर्नेंस क्या था, पहला जो आजादी से पहले था 1923 का था, उसमें यह था कि मुस्लिम वैलिडेशन एक्ट एंड मुसलमान वक्त एक्ट 1923 का था। अभी क्या है कि जो 1954 में बना था कि वक्त सेंट्रल वक्त एक्ट जो रिप्लेस किया था जिसको रिप्लेस किया 1955 में। सो अभी तक जो चल रहा था 1955 का था, अभी जो रिसेंटली जो चेंज हुआ 2025 में वो। सो अननेसेसरी चीजें विल नॉट सी कि 1995 में क्या था, जस्ट यू कैन रीड इट वंस, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज की प्रोविजन अभी जो बिल में क्या है जिस कारण कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं। तो पहला है कि जितने भी वक्त प्रॉपर्टीज हैं उनको आपको उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर करना है ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, हर प्रॉपर्टी का एक रिकॉर्ड हो, ठीक है। दूसरा है कि उसका ऑडिट भी हो। दूसरा है कि जो कंपोजिशन है बोर्ड का, जो बोर्ड का कंपोजिशन है उसको भी चेंज किया गया। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है और स्टेट वक्फ बोर्ड जो है उसमें ये चेंज किया गया कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए जो 2 नॉन मुस्लिम होने चाहिए बोर्ड में। एंड द सीईओ का जरूरी नहीं है कि मुस्लिम ही हो, पहले क्या था कि सीईओ जो थे वो मुस्लिम ही होते थे, ठीक है। एंड द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिसर डीलिंग विद द वक्त मैटर, वो डील करेंगे उससे। दूसरा है, एक तो हो गया कि वक्त कंपोजिशन में, दूसरा हो गया कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पहले क्या करते थे कि अब अभी जो नया में क्या है कि जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे अबव द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो सेटल करेंगे डिस्प्यूट, ठीक है। जो पहले क्या करते थे कि जो ट्रिब्यूनल जो था उनके पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होता था, अब उनके पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी नहीं होगी। एंड इवन दो उस समय क्या होता था कि पहले अगर आप ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दे दिया तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब क्या है कि इवन दो जो ट्रिब्यूनल ने दिया है जजमेंट उसको आप 90 डेज के अंदर चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज कि जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म हुआ है उसका 90 डेज के अंदर में आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज कि वक्त बाय यूज जो था उसको गवर्नर ने बोला कि वक्त बाय यूज जो है वो ऐसा नहीं होगा। आप सपोज करें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी और बहुत दिन से यूज करते आ रहे हैं तो वो वक्त डिक्लेयर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया कि यूजर डॉक्ट्रिन फ्यूचर रिकॉग्नाइज किया कि रिक्वायर्ड होगा डॉक्यूमेंट प्रूफ और डिक्लेरेशन फॉर 5 ईयर प्रैक्टिस मुस्लिम, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तभी जाकर उसको होगा, ठीक है। एंड देयर इज अ प्रोविजन फॉर सेपरेट आगा खानी बोर्ड्स ऑल्सो, बट दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो क्या है कि डिजिटाइज करना है, कॉम्पोजिशन चेंज किया, और जो ट्रिब्यूनल था उसमें रिफॉर्म किया, और जो वक्त बाय यूज था उसमें रिफॉर्म किया। तो दीज वर द 5 मेजर थिंग्स व्हिच वाज बीन डन। और जो क्रिटिसिज्म में था, रेशनैलिटी क्या था कि भाई इनहांस करेगा ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल होगा तो ट्रांसपेरेंसी होगा, करप्शन कम होगा, और क्या करेगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। दूसरा क्या है कि रिड्यूस करेगा डिस्प्यूट एंड क्लैरिफाइंग क्लेम्स करेगा, जो अगर सबको प्रॉपर्टीज को ऑनलाइन होगा, वक्त बाय यूज अगर होगा तो डिस्प्यूट जो होगा प्रॉपर्टी का वो कम होगा, ठीक है। मैंडेटरी वेरिफिकेशन भी हो जाएगा प्रॉपर्टी का, और स्ट्रीमलाइन कर देगा लीगल प्रोसेस को, जैसे कि लीगल डिस्प्यूट को कम हो जाएगा, जुड़ी ये जुरिस्डिक्शन इश्यूज जो थे वो कम हो जाएंगे, और अपील का प्रोविजन भी है, और वुमेन एम्पावरमेंट भी होगी क्योंकि वुमेन को भी अलाउ कर दिया गया है कि अब जो है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का भी होना चाहिए, ठीक है। सो वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा। बट क्रिटिसिज्म इसका क्या है कि तो पहला क्रिटिसिज्म है कि ये इन्फ्रिंज करता है रिलीजियस राइट को, जैसे कि आर्टिकल 25 में रिलीजियस राइट दिया हुआ है उसको इन्फ्रिंज करता है कि उनका रिलीजियस अफेयर वो उन्हीं को मैनेज करना है, बाकी क्यों इंटरफेयर करेंगे। दूसरा है कि इंक्रीज कर दिया गवर्नमेंट कंट्रोल को, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उसका मेंबर बना दिया गया, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और जजमेंट भी देंगे, जो उसमें भी होंगे ट्रिब्यूनल्स में भी जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो उसका क्या है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बढ़ गया। तीसरा है कि इंटीग्रिटी का इशू है, जैसे कि नॉन मुस्लिम मेंबर अगर उसमें आ गए तो एक इंटीग्रिटी का इशू आता है। चौथा है कि प्रोटेक्शन पोटेंशियल फॉर इंक्रीज डिस्प्यूट, ये बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने ट्रिब्यूनल को हटा दिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का डिस्क्रिप्शन पावर बढ़ गया, कॉम्प्लिकेट हो गया रिजोल्यूशन, तो इसीलिए क्या है
कि डिस्प्यूट और बढ़ जाएंगे, एंड देयर इज अ लैक ऑफ कंसल्टेशन, गवर्नमेंट ने वाइड कंसल्टेशन नहीं किया और इसको पास कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाइज किया कि भाई हमें कंसर्न में नहीं लिया गया। तो वे फॉरवर्ड ये है कि क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट डिटर्मिनेशन पाथ होना चाहिए, ठीक है, ब्रॉड कंसल्टेशन एंड इंक्लूजन होना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ रोबस्ट पब्लिक अवेयरनेस, तभी जा करके इसका प्रॉपर रेजोल्यूशन हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वक्त बिल 2025। नाउ विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या है, पहले वो देखते हैं। कि जैसा कि आप जानते होंगे कि एक एमएनसी कंपनी है, जैसे सपोज इमेजिन कि एक एमएनसी कंपनी जो अमेरिका में बैठी हुई है, वो चाहती है कि बीपीओ सपोर्ट ले इंडिया से, क्योंकि वहाँ पे बहुत महंगी चीजें हैं, महंगे हायर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर महंगे होते हैं, या फिर R&D इंडिया में करे। तो वो क्या करेंगे, इंडिया में एक ऑफिस खोलेंगे और वहाँ पे एक बीपीओ बनाएंगे, और जितने भी कॉल इंडिया यूएस में आएंगे उसको डाइवर्ट करेंगे वो लोग इंडिया में, और यहाँ के लोग उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन सिंपल टर्म्स। सो विल सी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है वो एक ऑफशोर यूनिट होता है किसका, एक एमएनसी कंपनीज का, दैट वी हैव सीन कि अमेरिकन कंपनी थी, उसका ऑफशोर इंडिया में था, एंड हैविंग सर्विस लाइक आईटी सपोर्ट देता है, R&D सपोर्ट देता है, फाइनेंशियल बैंकिंग इंश्योरेंस ये सपोर्ट देता है, ह्यूमन रिसोर्स का देता है, एनालिटिकल डेटा एनालिसिस करते हैं, जैसे इप्सॉस कंपनी एक है बैंगलोर में, तो वो देती है डेटा सपोर्ट देती है अमेरिकन कंपनीज को या फ्रेंच कंपनीज को, ठीक है। एंड अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज द captive centers, now it is called the global capability centers. So it highlights the cost saving and value creation and innovation. So और क्या इवॉल्व कैसे हुआ कि पहले जब 1990s में IT रिवॉल्यूशन हुआ था तो बेसिक जो IT सर्विसेज थे वो आउटसोर्स करते थे, उसके बाद 2000 में आया कि एक्सपेंशन हुआ BPOs का, KPOs का, एंड 2010 के बाद जो R&D डेटा एनालिटिक्स डिजिटल सर्विसेज का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया, ठीक है। एंड नाउ द प्रेजेंट एरा 2020 के बाद जो है AI इनोवेशन हब, डिजिटल डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें बढ़ गई, तो इसके लिए डिमांड जो है इसका और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। सो बट व्हाई इंडिया हैज बीन चूजन एंड व्हाई देयर इज लॉट ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इन इंडिया। तो पहला क्या है कि यहाँ पे तो बहुत सारे लार्ज स्केल स्किल्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, स्किल्ड वर्कर बहुत ज्यादा है। दूसरा है कि कॉस्ट एडवांटेज है, बहुत सस्ते में यहाँ पे लोग मिल जाते हैं, हायर भी कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतनी महंगी नहीं है। तीसरा है कि स्ट्रॉन्ग IT इकोसिस्टम है, जैसे बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, बहुत अच्छे IT इकोसिस्टम है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोग इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलते हैं और अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। एंड देयर इज अ गवर्नमेंट सपोर्ट ऑल्सो लाइक डिजिटल इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए लोग इंडिया में चाहते हैं अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने के लिए। इवन गूगल ऑल्सो दे हैव सेड दैट दे विल बी मेकिंग देयर इन इंडिया। Now the next is कि सेक्टर कौन कौन से सेक्टर्स ऑलरेडी वी हैव सीन IT सर्विस एंड सॉफ्टवेयर्स हो गए, बैंकिंग सर्विसेज हो गए, उसके बाद हेल्थ केयर एंड फार्मा सर्विसेज हो गए, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोटिव से मैन्युफैक्चरिंग होगा, और ई-कॉमर्स एंड रिटेल सर्विसेज हो गए, ठीक है। सो दीज आर द की सेक्टर्स। अब देखते हैं इसके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कितने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और वो कैसे है, कैसे इसका इतना इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, दैट विल सी। तो पहला है कि एम्प्लॉयमेंट ये कितने लोगों को देता है। तो ऑलमोस्ट ये जो एम्प्लॉयमेंट देता है वो ऑलमोस्ट 2 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। सो ऑलमोस्ट आई कैन से इन रफ टर्म्स मींस 19 लाख और 2 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है। एंड देयर इज अ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट एंड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका जो है ऑलमोस्ट वो 65 बिलियन डॉलर का है, ठीक है। एंड इट इज हैविंग ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द एक्सपोर्ट, ठीक है। एंड द बूस्ट टू अर्बन इकोनॉमी एंड द रियल एस्टेट, क्योंकि वहां पे लोग काम करते हैं, वहां पे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो अर्बन इकोनॉमी और रियल एस्टेट में बहुत बूस्ट होता है, ठीक है। एंड द स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इकोसिस्टम वो भी इनहांस होता है। तो जो इंडिया का जो टारगेट है स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वो जो है वो ये पूरा कर सकता है। एंड देयर इज अराउंड 1700 GCCs इन इंडिया। सो इमेजिन द वॉल्यूम ऑफ GCCs इन इंडिया, ठीक है। बट व्हाट इट डज मींस द ग्लोबल इकोनॉमी क्या है कि 24/7 ये क्या करते हैं, हेडक्वार्टर होता है MNCs का यहाँ पे, और GCC यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ग्लोबल सर्विस डिलीवरी करते हैं। हाईलाइट ये है इसका कि 24 घंटे ऑपरेट होते हैं ये, और कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, ऑपरेशन इनोवेशन भी होता है, और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की जाती है,
बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस एज वेल। तो चैलेंजेस क्या क्या है इसके? तो जो फर्स्ट चैलेंजेस की चैलेंज ये है कि रिटेंशन जो है टैलेंट का उसको बहुत नहीं कर पाते हैं लोग, मून लाइटिंग हो जाती है, वर्क फ्रॉम होम इशूज में उसमें कुछ इशूज हैं। फिर राइजिंग कॉस्ट इन मेट्रो सिटी से बैंगलोर वगैरह बहुत कॉस्टली हो गया, पुणे वगैरह बहुत कॉस्टली हो गया, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। एंड थर्ड इज कि द डेटा सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो भी बहुत ज्यादा है, डेटा प्रोटेक्शन नहीं होता, डेटा प्राइवेसी का एक थ्रेट है। एंड देयर इज अ कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल कंट्रीज लाइक फिलीपींस एंड वियतनाम, तो लोग वहां भी ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। बट गवर्नमेंट हैज टेकन सर्टेन इनिशिएटिव टू प्रमोट ऑल दिस थिंग्स। तो पहला क्या है कि डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है, स्टार्टअप इंडिया हो गया, आईटी पॉलिसीज फॉर ईज ऑफ बाय ईज ऑफ बीइंग बिजनेस हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, आईटी पॉलिसीज बाय स्टेट्स भी लाए हैं, जैसे कर्नाटका का है, केरला का है। ठीक है। एंड देयर इज सम फ्यूचर ट्रेंड्स में क्या अब क्या हो रहा है कि टायर 2 सिटीज की तरफ एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि सिटीज में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। दूसरा क्या है कि डीप टेक एंड प्रोडक्ट इनोवेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है, जैसे कि एआई, एमएल, ऑटोमेशन ड्रिवन जीसीसीज ये। एंड देयर इज कि इंडिया बिकमिंग अ ग्लोबल इनोवेशन हब, जैसे कि जो अगर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है वो ऑलमोस्ट वो 38 है। कौन निकालता है? तो वीपो निकालता है। सो इसीलिए फ्यूचर ट्रेंड ये है इंडिया का। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एंड व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं एग्जाम में मेंस में आने के चांसेस है, एंड इवन फॉर जनरल पर्पस आल्सो पीपल शुड नो दिस कि व्हाट एग्जैक्टली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इज। नाउ द नेक्स्ट इज कि बेस ईयर रिवीजन एंड इन्फ्लेशन इंडिसेस। तो बेस ईयर रिवीजन जो है वो अभी क्या हुआ है रिसेंटली कि जो गवर्नमेंट ये आई है सोची है कि बहुत सारे जो इंडिसेस है उसका बेस ईयर का रिवीजन करना चाहिए। तो बेस ईयर रिवीजन होता क्या है? तो बेस ईयर होता क्या है? तो बेस ईयर वो होता है कि एक रेफरेंस होता है जिसके रिलेटिव हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे एक कुछ रेफरेंस ले लिए उसके ऊपर हम कंपैरिजन करते हैं कि उससे कितना बढ़ा कितना घटा। ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी अगर बोले तो रियल जीडीपी क्या होता है? तो नॉमिनल जीडीपी बाय फॉर्मूला इनटू प्राइस बाय इंडेक्स। ठीक है। सो अगर देखा जाए तो नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसमें इन्फ्लेशन जो होता है वो उसमें पहले से इंक्लूडेड होता है, बट द रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन नहीं होता, उसको हटा कर देखा जाता है कि रियल में कितना जीडीपी का हुआ है ग्रोथ। ठीक है। बट क्यों देयर इज अ नीड ऑफ बेस ईयर रिवीजन, क्यों जरूरत पड़ा इसका? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इकोनॉमी का। जैसे 2011-12 का जीडीपी का था बेस था, तो अभी क्या है कि बहुत सारे चेंज हो गए हैं, सर्विस सेक्टर का ये बढ़ गया है, फार्मास्यूटिकल का बढ़ गया है, एंड यू कैन से लाइक एआई, एमएल, इन सब चीज़ों का कंट्रीब्यूशन, क्रिएटिव इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड देयर इज अ इंक्लूजन ऑफ न्यू सेक्टर्स, जैसे कि इंक्लूजन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, सर्विसेज। ठीक है। अपडेट जो है अभी जो क्या है कि अपडेटेड कंज्यूमर कंजम्पशन पैटर्न बिल, है अभी रिसेंटली हुआ है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ है 2023-2024 में, तो वो भी चेंज हो, उससे पता चलता है कि बहुत सारा चेंज हुआ है। तो देयर इज अ पैटर्न, बेटर डेटा एक्यूरेसी भी इम्पोर्टेंट उसके लिए भी किया जा रहा है, एंड इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज है उससे भी कंपेयर करना है ना, उसके लिए। तो दिस इज व्हाट द रीजन कि व्हाई गवर्नमेंट हैज कम अप विद द बेस ईयर रिवीजन। सो जो जीडीपी का बेस ईयर अभी जो है वो 11-12 एंड गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड 22-23। ठीक है। टू कैप्चर, अभी क्यों इसको किया गया है कि अभी जो पोस्ट कोविड स्ट्रक्चरल चेंज है उसको कैप्चर करने के लिए, डिजिटल इकोनॉमी को इंक्लूड करने के लिए, एंड द गिग इकोनॉमिक इंक्लूजन के लिए। सो यू कैन ऐड दिस आल्सो इन द बेस ईयर रिवीजन में। सो व्हाट इट हैज बीन सीन कि जो प्रोपोज्ड है 2022-23 है, ठीक है, अंडर कंसिडरेशन जो अभी चल रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जीडीपी का बेस रिवीजन, क्यों करना चाहिए था, क्यों कर रही है गवर्नमेंट, और क्या है बेस रिवीजन। तो आपको पोटेंशियल टॉपिक के शॉर्ट आंसर्स में पूछ सकते हैं कहीं पे। नाउ द नेक्स्ट इज की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर कौन होता है? हमारे आपके ऐसे लोग कंज्यूमर होते हैं, तो जो हम कंज्यूम करते हैं उसका जो प्राइस है, जो रिटेल प्राइस है, उसका इंडेक्स है। ठीक है। ये मेजर करता है इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर लेवल, एंड आरबीआई इसको यूज करता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए, जो गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है 4+-2% का। ठीक है। तो देयर आर मेनली 4 टाइप होते हैं, सॉरी 3 टाइप ही होते हैं, 2 कंबाइन करके, रूरल अर्बन कंबाइन करके ये कंबाइंड निकालते हैं, और इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है, एंड एग्रीकल्चर लेबर के लिए भी होता है। सो द थिंग इज कि जो बास्केट जो होता है उसमें जो 45% जो होता है फूड एंड बेवरेज कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है।
सो इमेजिन कि फूड और बेवरेज जो है वो इतना ज़्यादा कंस्टिट्यूट करता है। दूसरा आपका आता है हाउसिंग और तीसरा आता है आपका क्लोथिंग। सो दीज आर द थिंग्स। हाउसिंग इट्स कम्स अंडर ऑलमोस्ट 10%. So clothing it comes under 6.83%, fuel and light it comes under 6.54%. So these are the mainly contributions. तो food जो होता है वो मेजर कंट्रीब्यूट करता है। जो अगर फूड बास्केट में चेंज होगा तो ये बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो फ्यूचर ये है कि ये इंक्लूड करता है क्या, गुड्स एंड सर्विस दोनों को, एंड रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं वहाँ उस लेवल पे, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो हमने अभी ऑलरेडी बताया कि 2023-24 में अभी हुआ है, लेटेस्ट जो हुआ है। नॉर्मली ये क्या किया जाता था, 5 साल में होता था, लेकिन अभी क्या है कि इसको 3 साल में किया जाएगा ताकि लेटेस्ट डेटा इसमें हो। ठीक है। सो द प्रोपोज्ड बेस ईयर इसमें क्या है 2024 का, पहले क्या था 2012 का। ठीक है। नाउ विल सी कि जो WPI है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है उसमें नॉर्मली 3 सेक्टर्स होते हैं। एक तो हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग जो ऑलमोस्ट 70% कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसके बाद आपका हो गया प्राइमरी गुड्स एंड थर्ड कम्स द फ्यूल। तो जो WPI ये होता है वो मेजर करता है प्राइस क्या प्रोड्यूसर लेवल पे, जो फैक्ट्री जब प्रोड्यूस करती है वहाँ लेवल का ये ट्रैक करता है प्रोड्यूसर साइड इन्फ्लेशन, मतलब सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, और ये इसमें सर्विसेज नहीं आती हैं। एंड दिस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन आपका, एक्चुअली इट शुड बी लेस कॉम्प्रिहेंसिव देन CPI, और इसमें बेस ईयर का कोई ऐसा है नहीं, सॉरी मीन्स बेस ईयर not include the services. It doesn't include the services. There is a mistake in this sentence. So this also having the base year की 2022-23 का ये होना चाहिए, ये भी proposed है। Now we'll see कि the government has come up with a new PPI index, ठीक है, Producers Purchase Index, तो वो important है। तो अभी जो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि इससे शिफ्ट कर करके इस पे आ जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा डायनेमिक है और ज़्यादा सही भी है। सो किस में बिल से द कंपेरिजन लेवल क्या है, तो ये ग्राउंड लेवल पे है। एक्चुअली लेवल कवरेज क्या करता है ये, दिस टेबल वी हैव टू रिमूव दिस। नाउ विल सी यहाँ पे तो लेवल क्या है कि रिटेल लेवल पे है ये होलसेल लेवल पे है, ये प्राइस कोटेड लेवल पे है। ये कवरेज क्या करता है, तो मैक्सिमम चीज़ें कवरेज करता है, सर्विसेज गुड्स सबको कवर करता है। ये इनपुट कॉस्ट को कवर करता है, मैक्सिमम चीज़ों को, सर्विसेज को नहीं कवर करता है। ये भी दोनों कवर करता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को। पर्पस क्या है, तो इसका इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। दिस टेबल इज हैविंग सम प्रॉब्लम, जस्ट रिमूव दिस कंपैरिजन। ठीक है, विल शेयर द डिफरेंट कंपैरिजन टेबल इटसेल्फ। तो क्या है कि CPI क्या है एंड WPI क्या है, क्यों डिफरेंस क्या है कि ये कंज्यूमर लेवल पे होता है, रिटेल प्राइस का होता है, ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग में करता है। और WPI क्या है कि प्रोड्यूसर लेवल पे होता है, होलसेल प्राइस होता है और सप्लाई साइड सिग्नल देता है। तो इंपॉर्टेंस फॉर इकोनॉमी देखे लिए हम कि भाई RBI इसको मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए, और DA जो होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वो इससे लिंक होता है फिजिकल प्लानिंग एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग में, ये हेल्पफुल होता है। चैलेंजेस क्या है कि डेटा जो है आउटडेटेड होते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, रियलिटी कर देता है, इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा है, और देयर इज अ डेटा लैग एंड कंजम्पशन पैटर्न मिसमैच भी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेस ईयर रिवीजन ऑफ GDP, CPI, WPI, all the PPI we'll see in some other lecture, we'll add it there in the some other lecture। ठीक है। Now the last topic which is the डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन अभी इसलिए न्यूज में है कि बहुत सारे साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो ये है क्या कहते हैं शेयर जो है डिलिमिटेशन के बाद वो कम हो जाएगा। तो दिस वाज द न्यूज, और जब भी सर्वे होने वाला है, सर्वे होने के बाद, सेंसस होने के बाद जो डिलिमिटेशन होगा, ठीक है, तो उसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो डिलिमिटेशन जो है वो होता क्या है, तो ये एक स्टैट्यूटरी और क्वाज़ी जुडिशियरी बॉडी होती है। डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है वो एक स्टैट्यूटरी एंड क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी होती है जो लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो बाउंड्री है वो सेट करती है बेस्ड ऑन द सेंसस डेटा। ठीक है, इंश्योर करता है कि 1 person 1 vote and 1 value हो, डिसीजंस आर फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। ठीक है, तो इसके कंपोजिशन क्या होते हैं, विल सी दिस। तो कंपोजिशन यह है कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, दूसरा एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एंड MPs and MLA जो एसोसिएट मेंबर होते हैं, और बट उनको वोटिंग पावर नहीं होता, डिसीजन फाइनल होते हैं और कोई बाइंडिंग भी होते हैं।
नाउ विल सी कि इसके कुछ आर्टिकल्स क्या क्या रिलेटेड है जिसके तहत ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, पावर इसको ड्रॉ करता है। तो पहला है आर्टिकल 82 जिस बात करता है कि डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर सेंसस होना चाहिए, हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए, बात करती है। दूसरा है कि आर्टिकल 170 जो बोलता है स्टेट असेंबलीज का जो सीट है उसका रीएडजस्टमेंट करना चाहिए। आर्टिकल 330 एंड 32 ये बोलता है कि SC ST का जो रिजर्वेशन है वो होना चाहिए। आर्टिकल 327 ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होता है टू मेक लॉज रिलेटेड टू द इलेक्शन। एंड आर्टिकल 329A ये बोलता है कि नो जुडिशियल चैलेंज कैन बी डन, ठीक है, अगर पार्लियामेंट से लॉ बनाती है तो। ना तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो पहला है कि इक्वल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि उन्होंने बोला था 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, फेयर इलेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एंड द SC ST रिजर्वेशन जो रहता है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अब मेंटेन करना है एक फेडरल बैलेंस। सो दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव इसका है, ठीक है। नाउ द डिलिमिटेशन एक्ट और टाइमलाइन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो पहले रिड्रॉ करता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, बाउंड्रीज को, उसके बाद इंश्योर करता है कि कॉम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं नहीं, उसके बाद फिक्स करता है रिजर्वेशन फॉर द सीट्स जो SC ST का है वो, फिर पब्लिक कंसल्टेशन होता है और उसके बाद फाइनल डिसीजन होता है। और अभी जो है सीट्स आर फ्रीज्ड टिल 2026। तो ऐसा नहीं है कि पहले भी हुए हैं, कि पहले क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे पहले अप टू अभी तक 4 बार हुआ, 1952 में, 1952, 1962, 1972 एंड 2002, 4 बार अभी तक डिलिमिटेशन हुए हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब 1976 में हुआ था उसने फ्रीज कर दिया था सीट को 2001 तक, सीट को, बाउंड्री को नहीं फिक्स किया था, सीट को। 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2002 में जो हुआ था वो फ्रीज कर दिया सीट 2026 तक, सीट को फिक्स किया, ठीक है। एंड 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2013 में जो आया वो 2011 को डेटा को यूज किया और उसके हिसाब से जो सीट को फिक्स रखा, लेकिन जो बाउंड्री था उसको चेंज कर दिया, किसका, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। तो क्राइटेरिया ना विल सी कि क्राइटेरिया फॉर जो डिलिमिटेशन है वो क्या है, क्राइटेरिया क्या है, तो इक्वल वोट वैल्यू होना चाहिए, चेंज इन पॉलिटिकल पावर होना चाहिए, SC ST का रिप्रेजेंटेशन अपडेटेड होना चाहिए, और इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड, बेटर गवर्नेंस होना चाहिए। सो एक्चुअली हाँ ये भी चेंज हो, मतलब जो पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है वो भी तो चेंज होता है जब आप चेंज करेंगे बाउंड्रीज को, बेटर गवर्नेंस भी होगा, ठीक है। देयर आर इम्पैक्ट ऑन द रिप्रेजेंटेशन दैट ऑलरेडी वी हैव सीन द सेम क्राइटेरिया, इम्पैक्ट जो हमने देखा अभी, एक्चुअली 8 and 9 आर सेम, सो यू कैन रिमूव दिस 8 and you can remember the 9th. But there are regional impact also, like साउथ इंडियन स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो उनको ये डर है कि भाई हमारा सीट जो है वो कम हो जाएगा और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बाउंड्री जो भी चेंज हो जाएगा डिस्प्रोपोर्शनली। दूसरा है कि रिड्यूस करता है इन्फ्लुएंसेस हो जाएंगे साउथ इंडियन स्टेट का। तीसरा है कि प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन, वो भी प्रोटेक्शन होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड देयर इज अ इशू अनदर चैलेंज ऑल्सो, लाइक पॉपुलेशन इम्बैलेंस नॉर्थ में है, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है, अनइक्वल कॉन्स्टिट्यूएंसी साइज है, डिले इन डिलिमिटेशन हो रहा है, SC ST रिप्रेजेंटेशन मिसमैच है क्योंकि डेटा प्रॉपर अपडेटेड नहीं है, जियोग्राफिकल चैलेंजेस हैं। सो ये सारे इश्यूज या चैलेंजेस हैं, ठीक है। और स्टेट का रीजनल इम्पैक्ट चैलेंजेस तो है ही। देयर आर सम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस एज वेल, लाइक USA में भी फॉलो होता है ऐसा, UK में भी फॉलो होता है, कनाडा में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी, ठीक है। So this kind of things are there. So this is not the new thing, but it is done there in the India. Now the next is कि way forward में क्या है इसके, कि delimitation after 2026 सेंसस के बाद ही होगा, करेक्ट। उसके बाद यूज करना है GIS मैपिंग की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रॉपर कंसल्टेशन होना चाहिए ताकि फेडरल बैलेंस बना रहे, और फोकस करना है नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे और ट्राइबल रीजन्स पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया, एंड आई होप कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू विल बी इन ए पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चंस, एंड आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो गई इन सब टॉपिक्स की, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, and I hope this video will be very useful for you guys. So do like, share and subscribe so that we should get motivation to make all such videos in future also. So this was all from our end. Thank you very much.